नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जमीर का कैदी पार्ट 5। मोटरसाइकिल पर सवार रिहा होस्टेस नंबर 3 और 4 अपनी मंजिल की ओर उड़े जा रहे थे, जो कि मौकाए वारदात से 6 किलोमीटर दूर उजाड़ पाया था। बैगी जीन्स, ढीले कुर्ते और कार्डिगन वाली युवती वास्तव में मुग्धा चौधरी थी और उसके साथ रिहा हुआ फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ और निगाह के चश्मे वाला कार्डुराई की पैंट, हाईनेक के पुलोवर और कार्डुराई के कोट वाला पुरुष जगमोहन था। सब कुछ उनकी अपेक्षा के अनुसार हुआ था। उधर का रुख करने से पहले वो ये भी सुनिश्चित कराए थे कि बख्तरबंद गाड़ी बैंक के आसपास उस इलाके में कहीं मौजूद नहीं थी। यानी कि दिलीप चौधरी उर्फ रिहा बंधक नंबर 2 कपिल सक्सेना के कब्जे में थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि इब्राहिम शेख का जलपरी नाम का स्टीमर निर्धारित स्थान पर मौजूद था। शेख और उसका क्रू उनके इंतजार में डेक पर हाजिरी भर रहा था। निर्देश के मुताबिक पायर और स्टीमर के बीच टेम्पररी लेकिन निहायत मजबूत बख्तरबंद गाड़ी का बोझ संभाल सकने के काबिल ब्रिज पहले ही सेट कर लिया गया हुआ था। उस पुल पर मोटरसाइकिल चलाता जगमोहन डेक पर पहुंचा। उसके मोटरसाइकिल एक और रोकते ही मुग्धा ने उसे गन थमा दी। इसकी कोई जरूरत नहीं बिरादर, इब्राहिम शेख बोला। तुम्हें क्या पता, जगमोहन बोला। दिखावे के लिए शेख ने असहाय भाव से कंधे उचकाए। तुम्हारा ट्रक कहाँ है? फिर वो बोला। आ जाएगा, जगमोहन बोला। तब तक इंजन गर्म करो। ठीक है, मैं भेजता हूं इन लोगों को। तुम भी जाओ। क्या बोला? तुम भी जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम भूल रहे हो कि ये हिंडोला मेरा है, तुम्हारा ही रहेगा। अभी व्हील हाउस में पहुंचो, वहां तुम्हारा काम है। नीचे इंजन रूम में तुम्हारे आदमियों का काम है। हिलो। वो गड्डी जो ट्रक पहुंचने दो, मिल जाएगी। रवानगी से पहले पहले ही मिलेगी। सब डेक पर से रुखसत हो गए। हेलो सोनावती, पीछे जगमोहन मुग्धा की तरफ घूमा और मुस्कुराता हुआ बोला। कैसी हो सोनावती? मुग्धा मुदित भाव से हंसी। हेलो सोनाराम। जगमोहन भी हंसा, अपने निगाह के चश्मे को, जो कि उसके बहरूप का हिस्सा था और असल में उसके लिए गैर जरूरी था। वो पहले ही तिलांजलि दे चुका था। पहली फुर्सत में वो दाढ़ी मूंछ भी मोड़ देने वाला था। उस सिलसिले में मुग्धा की तैयारी भी काफी समझदारी भरी थी। चश्मे को वो उसकी तरह तिलांजलि दे भी चुकी थी। बालों को उसने जानबूझकर बेहद कसकर पोनी टेल की सूरत में बांधा था, जिसकी वजह से माथा बहुत बड़ा लगने लगा था और भवों की बनावट में फर्क आ गया था। अब पहली फुर्सत में वो बाल खोलती, उन्हें फैशनेबल ढंग से यूं संवारती कि वो माथे पर बिखरे बिखरे जान पड़ते, तो वो इतने से ही कुछ की कुछ लगने लगती। उसकी बैगी जीन्स और ढीले ढाले कुर्ते की वजह से किसी को न उसके कद का ठीक अंदाजा हो पाता और न फिगर का। ये तक न मालूम पड़ता मोटी थी या पतली थी। आधुनिक पोशाक के साथ अब 4 इंच की हील पहनती तो बंधक युवती की परछाई भी न जान पड़ती। लेकिन कमाल की, इनाम के काबिल सूझबूझ उसने खड़े पैर दिखाई थी। बैंक से निकलने से पहले उसने खुद अपने कुर्ते के बटन तोड़ दिए थे और ब्रा का स्ट्रैप ढीला कर लिया था। यूं वो कुर्ते को गिरहबान से पकड़कर नहीं रखती तो वो सामने से आजू बाजू खुल जाता था और उसके उन्नत वक्ष का बड़ा दिलकश नजारा होने लगता था। जगमोहन ने तमाम तमाशबीनों और पुलिसियों को क्या, खुद एसपी को चोरी छुपे उसकी गिरहबान में झांकते देखा था। जिस लड़की की नौजवान छातियां नुमाया हो, उसकी सूरत की तरफ कौन तवज्जो देता था। सूरत के मामले में वैसी कोई सावधानी सिर्फ चौधरी ने नहीं बरती थी। एक तो वक्त रहते वैसी कोई तैयारी करने का उसे ख्याल ही नहीं आया था। दूसरे, बकौल उसके माल हाथ में आते ही वो मौकाए वारदात से हजारों मील दूर निकल जाने वाला था। उसने ऐसा संकेत भी दिया था कि माल समेत नेपाल के रास्ते आगे यूरोप में कहीं निकल जाने का इंतजाम उसके पास था। अंकल नहीं आए? मुग्धा बोली। जगमोहन अपने ख्यालों से उबरा। उसने हड़बड़ा कर उसकी तरफ देखा। क्या? वो बोला। अंकल नहीं आए? मुग्धा ने दोहराया। आ जाएंगे। मोटरसाइकिल तो उड़ती हुई आई।
बख्तरबंद गाड़ी ऐसी रफ्तार तो नहीं पकड़ सकती ना। पहले भी तो चले। हमें क्या मालूम, हमें क्या मालूम ट्रक पर काबिज होते वक्त उनके सामने कैसे हालात थे। ठीक, लेकिन ट्रक होगा तो सही उनके कब्जे में। क्यों नहीं होगा, बराबर होगा। कैसी लड़की हो तुम। अभी सोने के ख्याल में सोनावती बन रही थी, मुझे सोना राम बना रही थी, और अब हमारी कामयाबी पर ही सवालिया निशान लगा रही हो। आई एम सॉरी। बात बस ये है कि मैं अंकल के लिए फिक्रमंद हूँ। फिक्र छोड़ो, तुम्हारा अंकल बस पहुंचता ही होगा। जब हाथी निकल गया तो दुम नहीं फंसने वाली। गुस्ताखी माफ, दुम ही फंसती है। हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला, खास तौर से मेरे साथ। मेरा खुदा मुझे पहले ही बहुत सजाएं दे चुका है, इतनी कि मेरी सजाओं का कोटा पूरा हो गया है। अब और सजा कर खुदा नाइंसाफी नहीं कर सकता। वो खामोश रही। दोनों खामोशी से दिलीप चौधरी की आमद का इंतजार करने लगे। पुलिस का दाखिला बैंक के हॉल में हुआ। हॉल मसान की तरह वीरान पड़ा था। कहीं कोई हरकत नहीं, कहीं कोई आहट नहीं। कमाल है, एसपी के मुंह से निकला। वॉल्ट के दहाने का दरवाजा बंद हो तो वहां से आवाज ऊपर नहीं आती। डीजीएम सलील घोष बोला, वो लोग अगर अभी भी बैंक में हैं। अगर का क्या मतलब? हमारी जानकारी में आए बिना यहाँ से परिंदा बाहर पर नहीं मार सकता। तो वो लोग वॉल्ट के अलावा कहीं नहीं हो सकते। मैंने पहले ही बोला था कि। मुझे याद है, आपने पहले क्या बोला था? एसपी तनिक झुंझलाए स्वर में बोला, किधर है वॉल्ट? घोष ने एक तरफ इशारा किया। वॉल्ट पर पहुंचने से पहले पुलिस के आदमी सारे बैंक में फिरे। उन्होंने वहां का हर कोना खुदरा टटोला। कहीं कोई नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। आखिर वे वॉल्ट के रिसेप्शन रूम पर पहुंचे। वो भी खाली था। वॉल्ट की सीढ़ियों की दहाने का दरवाजा बंद था और उसके आगे मेज कुर्सियां लगी हुई थी। फर्नीचर सरकाया गया, वो दरवाजा खोला गया। भय से अधमरे हुए तमाम के तमाम बंधक, बैंक के कर्मचारी और ग्राहक वॉल्ट में से बरामद हुए। सबको ऊपर हॉल में लाया गया। सबकी शिनाख्त की गई। हर बैंक कर्मचारी निकला। हर ग्राहक जेन्युइन ग्राहक निकला। वो कहाँ गया? सबका एक ही जवाब था, उस लोगों को वॉल्ट में बंद करने के बाद उन्हें नहीं मालूम कि सांता क्लॉज कहाँ गया। उन्हें तो ये भी तभी पता चला था कि वो ऊपर बैंक में नहीं था। कैश चेक करो, एकाएक डीजीएम घोष बोला। मैनेजर मेहरा, कैशियर मनोहर जैन और 2 क्लर्कों ने वो काम किया। कैश अपने स्थान पर नहीं था, लेकिन गायब नहीं था। वो झोले में मौजूद था, जो कि कैशियर के पिंजरे की छत के साथ बने एक कबर्ड में से बरामद हुआ। उसी में से सांता क्लॉज का बहुरूप बरामद हुआ। कैश को आनन फानन चेक किया गया तो मोटे तौर पर वो चौकस पाया गया। कमाल है, एसपी उलझनपूर्ण भाव में बोला। जब कुछ चुराना ही नहीं था तो इतना हाई टेंशन ड्रामा किस लिए? सोना, डीजीएम के मुंह से निकला। क्या? बख्तरबंद गाड़ी। बदहवास डीजीएम बोला, लुट गई। क्या कहते हैं? सोना लुट गया। बहुत बड़ा धोखा हुआ। लुटेरों का असल निशाना बैंक का कैश नहीं, गाड़ी में बंद सोना था। नॉनसेंस। जब आपने खुद दावा किया था कि बख्तरबंद गाड़ी किसी सूरत में नहीं खुल सकती, तो मुझे गाड़ी दिखाओ। सब बाहर निकले और उस सड़क पर पहुंचे जहां की बख्तरबंद गाड़ी को धकेल कर पहुंचाया गया था। गाड़ी वहां से गायब थी। फुटपाथ पर उसका रखवाला पुलिसमैन छाती में गोली खाए मरा पड़ा था। एसपी ने अपना माथा पीट लिया। आधा घंटा गुजर गया। तब बार बार घड़ी देखता जगमोहन भी फिक्रमंद दिखाई देने लगा। पकड़े गए, मुग्धा कंपित स्वर में बोली, या एनकाउंटर में शूट कर दिए गए? मैं देखने जाता हूँ। गलती करोगे, तुम्हारा भी वही हाल होगा। या पकड़े जाओगे या शूट कर दिए जाओगे। मैं सावधान रहूंगा, वरना ये सस्पेंस और कैसे दूर होगा। तभी सस्पेंस वैसे ही दूर हो गया। बिना रोशनी के चलती बख्तरबंद गाड़ी अंधेरे में से प्रकट हुई और टेम्पररी पुल पर से होती हुई स्टीमर के डेक पर पहुंच गई। जगमोहन और मुग्धा उसकी तरफ लपके। इंजन बंद हुआ और ड्राइविंग सीट पर से चौधरी बाहर कूदा। क्या हुआ अंकल? मुग्धा व्यग्र भाव से बोली, इतनी देर क्यों लगी? वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, चौधरी हाफता सा बोला।
साला शहर में ही इंजन बंद हो गया, प्राण कांप गए। इस गाड़ी के साथ देखा जाना ही अपनी हालत आ बैल मुझे मार वाली करने जैसा था। मैंने तो हुड खोलकर इंजन चेक करना था, वो भी अंधेरे में। तकदीर तो समझो रूठ ही चली थी, लेकिन फिर साथ दिया उसने कि आखिरकार इंजन बोल पड़ा और मैं बहुत सस्पेंस में कि फिर बंद न हो जाए, धीमी रफ्तार से इसे चलाता यहाँ पहुंचा। अंत भला सो भला, जगमोहन बोला। तुम तो सोच रहे होंगे कि चौधरी सोना लेके भाग गया। अरे नहीं, जबकि असल में जगमोहन यही सोच रहा था। मेरा ऐसा इरादा होता तो मेरी भतीजी तुम्हारे साथ न होती, मेरे साथ होती। अब छोड़ो भी वो किस्सा। मैं क्या जानता नहीं कि तुम कैसे आदमी हो। मुझे तुम्हारी नियत पर शक होता तो क्या मेरी तुम्हारे साथ जुगलबंदी होती? चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। मोटरसाइकिल? फिर जगमोहन बोला। लुढ़का दूं नीचे? अभी नहीं, चौधरी बोला। बीच समुद्र में फेंकेंगे, जल्दी क्या है? ठीक। व्हील हाउस के बाहर सीढ़ियों के दहाने पर इब्राहिम शेख प्रकट हुआ। अब चलें? वो उच्च स्वर में बोला। हाँ चलो, जगमोहन बोला। लेकिन पहले एक बात बताओ। पूछो। स्टीमर चलेगा, रफ्तार पकड़ेगा तो हिचकोलों से ट्रक डेक पर से लुढ़क कर समुद्र में तो नहीं जा गिरेगा? शेख कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला। लुढ़क सकता है तो इसके पहियों को डेक पर फिक्स करने का इंतजाम करना होगा। करो। अभी? वो मेरा रोकड़ा, वो भी ले जाओ। वो सीढ़ियों की दहाने से गायब हो गया। ये कोई गुल खिलाए बिना नहीं मानेगा। नीचे चौधरी चिंतित भाव से बोला। उम्मीद तो नहीं कि अभी भी इसकी मजाल होगी, जगमोहन बोला। फिर भी हमें सावधान रहना होगा। वो हमसे ज्यादा है। हम 2 जने हथियारबंद हैं, देख लेंगे। 3 जने मतलब? गाड़ी में एक AK-47 पड़ी थी। मैं राइफल संभालता हूँ और अपनी गन मुग्धा को दे देता हूँ। बढ़िया। पुलिस का अमला वापस मेन रोड पर बैंक के सामने पहुंचा। एसपी ने एक सब इंस्पेक्टर को तलब किया और पूछा, बंधक कहाँ है? बंधक? सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर उलझन के भाव आए। वो सब तो अभी बैंक में ही। अरे वो नहीं, एसपी झल्लाया। वो जो लुटेरे ने रिहा किए थे। पहले एक औरत, फिर एक मर्द, फिर एक औरत और एक मर्द। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हीं 2 मर्दों में से कोई सेंटा क्लॉज बना भीतर मौजूद था और बाकी के 3 जने भी उसके जोड़ीदार थे। कहाँ है वो? वो तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? अपने अपने घर। क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया? साहब जी, आपका ही हुक्म था कि नाम पता फोन नंबर लिखाकर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चेक कराकर वो लोग जा सकते थे। कुछ क्षण एसपी के मुंह से बोल न फूटा। क्या लिखा? क्या चेक किया? फिर वो बोला, रिकॉर्ड पेश करो। रिकॉर्ड की पड़ताल हुई तो पहली बंधक चेतना का ही नाम पता दुरुस्त पाया गया। बाकी के तीनों नाम और पते फर्जी निकले। फोन पर चेतना को मौकाए वारदात पर वापस तलब किया गया। इन्होंने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर तुम्हें क्या लिखाया था? एसपी ने बाकी 3 के बारे में सवाल किया। दूसरे बंधक ने वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था जिस पर उसकी तस्वीर और नाम पता दर्ज था। आखिरी 2 में से मर्द ने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था और उसके साथ की कुर्ते कार्डिगन वाली औरत ने कुछ नहीं, लेकिन वो ड्राइविंग लाइसेंस वाले की बीवी थी ना, इसलिए उसकी अलग से शिनाख्त की कहाँ जरूरत थी? ऐसा कौन बोला कि वो दोनों मियाँ बीवी थे? दोनों बोले। आप ये बातें छोड़िए, डीजीएम घोष उतावले स्वर में बोला। ये सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसी बातें हैं जो बाद में भी हो सकती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने बैंक की गाड़ी की क्या हिफाजत की? क्यों पूछते हैं? एसपी गुस्से से बोला। आप तो कहते थे वो गाड़ी अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। आप तो कहते थे कि उसे कोई खोल ही नहीं सकता था। उसको गार्ड करने के लिए हमने अमला लगाने की पेशकश की थी तो एक आदमी काफी बता दिया था और बोला कि वो भी नहीं होगा तो चलेगा। इतना बड़ा बोल बोल चुकने के बाद आप हमसे क्यों पूछते हैं कि हमने गाड़ी की क्या हिफाजत की? घोष के मुंह से बोल न फूटा। घोष साहब, आपका माल गाड़ी की बाबत आप लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लुटा, जिसको कि लुटेरों ने अपने हक में इस्तेमाल किया और गाड़ी ले उड़े। लेकिन कैसे? कैसे? क्या कैसे? कैसे ले उड़े? लुढ़का के ले गए
टो करके ले गए या गाड़ी खोल ली? मेरे ख्याल से तो खोल ली, लेकिन ये नामुमकिन। हद है आप वाली भी, एक ही रट पकड़े हैं। खैर, जाने दीजिए, मैं अपनी रट छोड़ता हूँ। आप अपनी कहिए। इतनी बड़ी वारदात हुई, 50 करोड़ रुपए का सोना लुट गया। अब आप इस बाबत क्या करेंगे? गाड़ी की चौतरफा तलाश शुरू करेंगे। बहुत जल्द गाड़ी भी पकड़ी जाएगी और लुटेरे भी पकड़े जाएंगे। मैं उनके लिए ऑल पॉइंट बुलेटिन जारी करवाता हूँ। इत्तेफाक से यहाँ एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध है। मैं उसे भी आपकी गाड़ी की एरियल सर्च में लगाता हूँ। अब आप बाजू हटिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। स्टीमर के व्हील हाउस में व्हील पर जाकिर था। इब्राहिम शेख टेबल के पीछे बैठा हुआ था और असलम उसके पहलू में खड़ा था। अख्तर और अयूब नीचे इंजन रूम में थे। स्टीमर मंथर गति से काले अंधेरे समुद्र की छाती पर दौड़ रहा था। वो हथियारबंद है, असलम चिंतित भाव से बोला। मालूम, शेख बोला। मैंने AK-47 भी देखी। वो अकेली ही हमारे पुर्जे उड़ा देगी। मालूम, उस अकेली की धमकी से वो हमारे हथियार थरवा लेंगे। मालूम। अरे बॉस, क्या मालूम मालूम लगा रखा है? कोई मतलब की बात बोलो। हमें होशियारी से काम लेना होगा। हमारी अहम तरीन कोशिश यही होनी चाहिए कि वो हमारे हथियार न धरवा ले। तू अपनी गन चार टेबल के दराज में छुपा, जाकिर की भी वहीं छुपा। फिर नीचे इंजन रूम में जा और अख्तर और अयूब को समझा किया कि अपने हथियार वो अपने पास न रखें। इंजन रूम में किसी सहूलियत की ऐसी जगह छुपा दे जहां से कि वो बावक्ते जरूरत फौरन उनके हाथ में आ सके। तुम क्या करोगे? मैं अपनी गन अपने पास रखूंगा। वो किस लिए? ताकि जब वो लोग हमारी तलाशी लें तो कुछ तो उनके कब्जे में आए और वो समझे कि मुझे निहत्था करके उन्होंने बड़ा तीर मारा। बात तो बढ़िया है बॉस, लेकिन चल जाएगी? क्यों नहीं चलेगी? हमारी तलाशी की नौबत एकाएक आएगी, AK-47 की नोक पर। तब गन जब सिर्फ मेरे पास से, कैप्टन के पास से बरामद होगी तो वो क्यों नहीं समझेंगे कि हथियारबंद सिर्फ मैं था। क्रू का हथियारों से क्या लेना? उन्हें क्या मालूम कि तुम आम क्रू नहीं हो, मेरे भी पाप हो। असलम हंसा। बढ़िया, वो बोला। हम अपनी चाल कब चलेंगे? अभी बहुत टाइम है। अभी तो सफर बस शुरू हुआ है। मौका ताड़ कर चलेंगे, और जरूर चलेंगे। मियाँ, चाहे कुछ हो जाए, ये ट्रक में अपने हाथ से नहीं निकल जाने देने वाला। SP के सामने रिहा बंदियों के बयान दिए गए और उन्हें क्रॉस चेक किया गया तो इस बात की तस्दीक हुई कि भीतर ग्राहक और बैंक कर्मचारियों को मिलाकर कुल जमा 23 बंधक मौजूद थे, जिसमें से 3 किस्तों में 4 छोड़ दिए गए थे, तो बाकी 19 बचने चाहिए थे। लेकिन वॉल्ट में से निकाले गए बंधक 20 थे। ये बात अपने आप में सबूत थी कि शुरुआती 4 बंधकों में एक लुटेरा था जिसने अपना संता क्लॉज का बहरूप त्यागा था और बंधक बनकर वहां से निकल गया था। उन 4 बंधकों में पुरुष बंधक 2 थे, इसलिए लुटेरा उन पुरुष बंधकों में से कोई एक था। पुरुष बंधकों में से एक वो था जिसे कि चेतना के बाद तब तक स्थापित हो चुका था कि वो जेन्युइन बंधक थी। रिहा किया गया था, जो अपना नाम कपिल सक्सेना बताता था और जो यूं गिरता पड़ता बैंक से बाहर तक पहुंचा था कि उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर बैरियर से पार की सुरक्षा में लाना पड़ा था। उसकी दुर्दशा उसका ड्रामा हो सकती थी, लेकिन वो लुटेरा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके बाद SP की बैंक में मौजूद लुटेरे से बात हुई थी। हेलीकॉप्टर पहुंच गया था। इस बात की खबर उसे बैंक का फोन खड़काकर दी गई थी। उसने वो कॉल रिसीव की थी और ये अपने आप में सबूत था कि दूसरे बंधक की रिहाई तक वो बैंक में मौजूद था। इस लिहाज से लुटेरा यकीनन वो फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ और फैंसी चश्मे वाला नौजवान था जो कुर्ते और कार्डिगन वाली युवती के साथ बाहर निकला था। अब यकीन के साथ कहा जा सकता था कि लुटेरे 3 थे। वो 3 बंधक लुटेरे थे जो कि फर्जी नाम पता लिखाकर, फर्जी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दिखाकर वहां से खिसक गए थे और फिर चौकसी पर तैनात सिपाही को शूट करके बख्तर बंद गाड़ी उड़ा ले गए थे। DGM घोष गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के लाख कसीदे पड़ता। हालात का इशारा साफ इस तरफ था कि उन लोगों ने किसी तरीके से गाड़ी खोल ली थी और उसे चलाकर वहां से लेकर गए थे। तीनों नहीं, क्योंकि एक तो लुटेरा
उनका सरगना मोटरसाइकिल पर था और उसने ये भ्रम बनाए रखने के लिए कि वो तब भी बैंक के भीतर था, मोटरसाइकिल पर फरार होने की अपनी प्रक्रिया में एसपी को फोन किया था। उसकी उस चालाकी की वजह से ही उन लोगों को मौकाए वारदात से दूर निकल जाने का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिला। सर, एसपी अपने ख्यालों से उभरा। उसने सिर उठाकर देखा तो पाया उसका इंस्पेक्टर उससे मुखातिब था। यस, एसपी बोला। ये साहब। उसने अपने पहलू में खड़े सूट बूटधारी अधेड़ की तरफ इशारा किया। कुछ कहना चाहते हैं? एसपी की निगाह उस व्यक्ति की तरफ घूमी। फरमाइए, वो बोला। मेरा नाम बेनीवाल है, वो बोला। मैं वॉल्ट में बंद बंधकों में से एक हूँ। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ सुनने में आ रहा है कि दूसरे नंबर पर छोड़ा गया कपिल सक्सेना नाम का बंधक असल में बंधक नहीं, सांता क्लॉज बने लुटेरे का साथी था। आपने ठीक सुना है। हमारी सोच यही कहती है कि उसके बाद छोड़े गए 2 कथित बंधकों में जो मर्द था वो खुद लुटेरा था और उसके साथ की औरत उसकी जोड़ीदार थी। वो कपिल सक्सेना अब भाग गया। जब लुटेरे का जोड़ीदार था तो क्या यहीं बैठा रहेगा? पकड़ा नहीं जाएगा? कभी तो पकड़ा ही जाएगा। आप क्यों पूछते हैं? वो मेरे 30,000 यूरो ले गया। क्या? 500 यूरो के 60 नोट? कैसे कैसे ले गया? बेनीवाल ने किस्सा बयान किया। कमाल है, एसपी बोला। इतनी नाउम्मीदी? वो लुटेरा था, लूटने के लिए बैंक में मौजूद था। 30,000 यूरो इंडियन करेंसी में 15 लाख रुपए से ज्यादा होते हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं। फिर भी वो रकम एक अजनबी को सौंप देना। सर, ही हैड एन ऑनेस्ट फेस। क्या कहने? फिर उसके रिहा होने की मुझे गारंटी जान पड़ रही थी। आपने जिस फेस पर से ऑनेस्टी पड़ी, जाहिर है कि गौर से तो आपने उसे देखा ही होगा। जी हाँ, फिर तो आप उसका हुलिया बयान कर सकते हैं। वो तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं उससे बेहतर भी कुछ कर सकता हूँ। वो क्या? 500 यूरो के नोटों के नंबर रनिंग सीरियल में थे। मैं आपको वो नंबर बता सकता हूँ। एसपी की तबीयत बाग बाग हो गई। उसकी निगाह में वो उस वारदात का पहला मेजर क्लू था। स्टीमर चलती 1 घंटा हो चुका था। तब तक माहौल शांत था। न कोई अप्रिय घटना हुई थी और न होने का कोई अंदेशा सामने आया था। लगता था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। अब फिर एकाएक जगमोहन बोला। चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। तुम गाड़ी में बैठो। फिर वो भतीजी से बोला, हमारे लौटने तक वहीं रहना। मुग्धा ने सहमति में सिर हिलाया। वो ड्राइविंग कैबिन में पैसेंजर सीट पर जा बैठी। जगमोहन और चौधरी डेक पर चलते व्हील हाउस को जाती सीढ़ी के करीब पहुंचे। पहले मैं जाता हूँ, जगमोहन गन हाथ में लेता बोला। तुम मुझे कवर करके रखना। ठीक है, चौधरी बोला। उसने मुस्तैदी से राइफल थाम ली। जगमोहन निर्विघ्न ऊपर पहुंचा। वो व्हील हाउस के दरवाजे पर पहुंच गया तो चौधरी भी ऊपर पहुंचा, लेकिन वो वहां जगमोहन से परे सीढ़ियों के दहाने पर ही ठिठका खड़ा रहा। खिड़की के शीशे में से उसे भीतर मौजूद इब्राहिम शेख, असलम और जाकिर दिखाई दे रहे थे। उनमें से कोई बेजा हरकत करता तो यकीनन राइफल की गोली खाता। जगमोहन ने घूमकर चौधरी की तरफ देखा, उसे अपनी जगह लेने का इशारा किया और खुद भीतर दाखिल हुआ। मुस्तैद चौधरी चौखट पर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में थमी राइफल पैन होती दाएं से बाएं से दाएं फिरने लगी। जगमोहन शेख के पास पहुंचा। अब कान कैसा है? वो मीठे स्वर में बोला। बड़ी जल्दी पूछना याद आ गया, शेख भुनभुनाया। कैसा है? ठीक है, मुझे मालूम था। मैंने बोला था, कुछ नहीं हुआ था, खाली नक्का झड़ा था। क्या चाहते हो? खास कुछ नहीं, जरा सी तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। खामखा ही तो, अब टिक के खड़े हो। तलाशी में एक 38 कैलिबर की रिवॉल्वर बरामद हुई। जगमोहन बोला। मैं कैप्टन हूँ, शेख बोला। भूल गए क्या? ये दोनों भी हथियारबंद हैं। मैं नहीं कहूँगा तो यकीन कर लोगे? नहीं तो फिर? उसने असलम और जाकिर की तलाशी ली। जाकिर के पास से कुछ बरामद न हुआ। असलम के पास से एक चाकू बरामद हुआ जो कि जगमोहन ने समुद्र में फेंक दिया। बाकी 2 जने कहाँ हैं? उसने शेख से सवाल किया। नीचे इंजन रूम में, शेख बोला।
जरा चल के मुलाकात कराओ, व्हील वाले को व्हील पर छोड़ो, दड़ियल को साथ में लेकर चलो। सब सीढ़ियां उतरकर डेक पर पहुंचे। वहां व्हील हाउस से नीचे गैंगवे से आगे एक संकरा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ बंद दरवाजे थे और जिसमें से एक पर टॉयलेट लिखा था। जगमोहन ने उस दरवाजे को धक्का देकर भीतर झांका तो पाया भीतर बहुत कम जगह में कमोड, वॉश बेसिन और शावर फिट थे। शावर के आगे एक प्लास्टिक का पर्दा था जो उस वक्त एक तरफ सरका हुआ था। स्टीमर पर बस ये एक ही टॉयलेट है? उसने पूछा। मास्टर केबिन में एक और है, शेख बोला, लेकिन वो खाली मेरे लिए है। बाकी दरवाजे कैसे हैं? क्रू के लिए केबिन है। जगमोहन ने उनके भीतर भी बारी बारी झांका। सब कबूतर के दड़बों जैसे तंग और बदबूदार थे। यहाँ सफाई का रिवाज नहीं जान पड़ता, वो बोला। शेख ने जवाब न दिया। इंजन रूम कहाँ है? वो सीढ़ी पर जो बंद दरवाजा है उसके पीछे। चलो। सब उस दरवाजे पर पहुंचे। शेख ने दरवाजे को धक्का दिया तो चलते इंजन की गड़गड़ की आवाज बंद गलियारे में बड़े जोर से गूंजी। आगे 4 सीढ़ियां थी जिन्हें तय करके उन्होंने इंजन रूम के फ्लोर पर कदम रखा, जहां अख्तर और अयूब इंजन में जगह जगह तेल दे रहे थे। उन्हें आया देखकर वो ठिठके। सब ठीक चल रहा है? शेख ने पूछा। हाँ, अयूब बोला। हमारे मेहमान तुम लोगों की तलाशी लेना चाहते हैं। दोनों की भवें उठी। मेहमान है इसलिए हुज्जत नहीं। दोनों ने तलाशी दी, कुछ बरामद न हुआ। चलो। आखिरकार जगमोहन बोला। सब वापस लौटे। समुद्र तब तक और उफनने लगा था, जिसकी वजह से स्टीमर दाएं बाएं भारी हिचकोले लेता चल रहा था। तब तक धुंध छाने लगी थी, जो कि गहराती जा रही थी। अब जगमोहन को एहसास हो रहा था कि बख्तरबंद गाड़ी के पहियों को डेक पर मजबूती से फिक्स करना भारी समझदारी का काम था। जैसे समुद्र उस घड़ी उफन रहा था, उसमें गाड़ी का डेक पर टिके रहना मुमकिन नहीं था। वो यकीनन लुढ़क कर समुद्र में जा गिरती। सब वापस व्हील हाउस में पहुंचे। जिस रूट पर चल रहे हैं वहां चौधरी इब्राहिम शेख से बोला। मैं उससे बाखूबी वाकिफ हूँ। तो ये कि मुझे मालूम है कि अभी और 1 घंटे बाद रास्ते में मोर्गन आइलैंड आएगा, जिस पर बने लाइट हाउस के साउथ से हम गुजरेंगे। कप्तान साहब, अगर वो लाइट हाउस मुझे दिखाई नहीं दिया तो तुम्हारी और तुम्हारे क्रू की खैर नहीं। क्यों दिखाई नहीं देगा? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरीन कंपास है, जिसके जरिए मुझे रूट की खबर लगती रहेगी। अगर कभी भी मुझे लगा कि हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो। अरे बाप, क्यों गराटा करते हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी ताकीद रहे। ताकीद ही ताकीद है। आखिर अभी मैंने 4 लाख रुपए कमाने हैं। चौधरी खामोश हो गया। अब आगे बोलो। तुम लोगों की रात गुजारी के लिए मैं कोई केबिन ठीक करा दूं? जरूरत नहीं, जगमोहन बोला। हम ट्रक में ही रात गुजारेंगे, बैठे बैठे। कैसे भी, मर्जी तुम्हारी। ये पकड़ो। ये क्या है? रेडियो फोन है, वायरलेस का रिसीवर है। ऐसा एक दूसरा फोन ट्रक में हमारे पास होगा। आइंदा बातचीत इस 2 वे रेडियो सिस्टम के जरिए होगी। कहने का मतलब ये है, चौधरी बोला, कि तुम लोगों में से किसी ने ट्रक के पास नहीं पटकना है। कुछ कहना है तो रेडियो फोन के जरिए कहना है। शेख के नेत्र सिकुड़े, लेकिन वो मुंह से कुछ न बोला। और जगमोहन बोला, अभी और भी? तुम्हारा एक आदमी इस जगह के नीचे डेक पर मौजूद होना चाहिए। वो किस लिए? ताकि तुम्हारी कोई बेजा हरकत हमारे नोटिस में आए तो हम उसे शूट कर सकें। इब्राहिम शेख, यहाँ किसी खून खराबे का माहौल बना तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। अपने बनाने वाले के रूबरू पहुंचकर अपने 4 आदमियों की शहादत की जवाबदारी तुम्हें करनी होगी। कुछ नहीं होगा बिरादर। बढ़िया। जगमोहन और चौधरी वहां से रुखसत हो गए। बॉस, पीछे असलम हताश भाव से बोला, सारे बड़े पत्ते उन्हीं लोगों के हाथ में हैं। लगता है तुमको भाड़े से ही सब्र करना पड़ेगा। अब एक काली जुबान क्यों बद्दुआ देता है? यानी कि अभी उम्मीद है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है मियाँ। क्या करोगे? अभी कुछ नहीं, लेकिन अभी बहुत रात बाकी है, बहुत टाइम बाकी है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह हमें कोई रास्ता सुझाएगा। आमीन। अभी वो बहुत मुस्तैद बन रहे हैं,
लेकिन रात के तीसरे पहर के सिरे पर या उसके बाद जरूर गाफिल होंगे। तब हम अपनी चाल चलेंगे। क्या आने वाला वक्त बताएगा क्या? फिर भी इतना रफ समुद्री सफर हर किसी के बस का नहीं होता। उनमें से कोई अल्लाह ने चाहा तो तीनों सी सिकनेस का शिकार जरूर होगा। फिर देखेंगे। हाँ, तब असलम के हताश भाव में भी तब्दीली आई। वो जोश से बोला, बराबर देखेंगे। तभी रेडियो फोन खड़का। उसने कॉल रिसीव की। तुम्हारा आदमी डेक पर नहीं पहुंचा? अभी पहुंचता है, शेख बोला। हौसला रखो। कौन? नाम बोलो। असलम। वो दरियल? तमीज से बोलो, वो बहुत खतरनाक आदमी है। शक्ल से ही लगता है। भाव खा गया तो रो रो के जान दे देगा, ठोक देगा। देखेगा तो ठोकेगा ना। आता है। उसने फोन वापस मेज पर रखा और असलम से बोला, तू नीचे जा। मैं? असलम हड़बड़ाया। हाँ, 2 घंटे के लिए। ओह, 2 घंटे के लिए? फिर जाके तेरी जगह लेने पहुंच जाएगा। यूं ही शिफ्ट में ये सिलसिला चलेगा। ठीक है। बारिश फिर शुरू हो गई है। बरसाती लेके जा और अब निकल ले। वो साला मोहन बाबू उतावला हो रहा है। इकलौती जेन्युइन बंधक चेतना को एसपी के रूबरू पेश किया गया। रिहा होने के बाद आप कब तक यहाँ ठहरी थी? दूसरे बंधक की रिहाई तक, जवाब मिला। लिहाजा बाद में जो 2 बंधक इकट्ठे रिहा हुए थे, उन्हें आपने नहीं देखा था? हाँ, उनमें से एक नौजवान लड़की थी जो बैगी जीन्स, ढीला ढाला कुर्ता और कार्डिगन पहने थी। हाँ, ऐसी एक लड़की भीतर थी। उसी ने तब भीतर रिहाई पाए दूसरे बंधक कपिल सक्सेना को संभाला था और लुटेरे से उसके लिए दया की सिफारिश की थी, जबकि डायबिटिक होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हमारी तफ्तीश कहती है कि वो सब ड्रामा था। उस शख्स को कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों लुटेरे के जोड़ीदार थे और यूं उन दोनों ने बतौर बंधक उस कथित बीमार सक्सेना की अगली रिहाई की बुनियाद बनाई थी। सबसे पहले एक जेन्युइन बंधक को आपको भी आइंदा छोड़े जाने वाले बंधकों के जेन्युइन होने की बुनियाद बनाने के लिए छोड़ा गया था। ओह, बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इकट्ठे छोड़े गए 2 तीसरे और चौथे बंधकों में एक नौजवान लड़की थी और दूसरा एक कोई 30-32 साल का आदमी था, जिसका कद दरमियाना था और शक्ल सूरत आम थी। अपनी नाक पर वो बड़े मॉडर्न स्टाइल का निगाह का चश्मा लगाए था, फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ रखे था और कार्डुराई की पतलून कोट और हाईनेक का पुलोवर पहने था। सिगरेट के कश लगाने के ढंग से हैबिचुअल स्मोकर जान पड़ता था। ऐसा तो कोई आदमी भीतर नहीं था। पक्की बात? हाँ, शायद कोई बेहोश हो गया हो और कहीं किसी मेज के नीचे लुढ़का पड़ा हो और वो आपको दिखाई ना दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। बैंक के स्टाफ में तो फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ और निगाह के चश्मे वाला इस उम्र का कोई शख्स है नहीं। होता तो मैं उसे जानती होती। और जो ग्राहक थे वो शुरू से आखिर तक मेरे साथ थे। मेरी मौजूदगी में उनमें कोई घटपट नहीं हुई थी। मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी। लिहाजा अब हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि वो फ्रेंच कट दाढ़ी वाला शख्स ही सांता क्लोज बना लुटेरा था, या यूं कहो कि लुटेरों का सरगना था। ओह, यहाँ एक लोकल पत्रकार मौजूद था जिसके पास कैमरा था, लेकिन वो लुटेरे की तस्वीर निकालने का तमन्नाई था। बंधकों की तस्वीरों की उसकी निगाह में कोई अहमियत नहीं थी। सच पूछो तो हमारी निगाह में भी नहीं थी। तब हमें क्या मालूम था कि बंधक ही लुटेरे थे। बहरहाल हमारा बुलाया एक आर्टिस्ट इस वक्त यहाँ मौजूद है, जो कि गवाहों की मदद से लुटेरों की तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्टिस्ट? लेकिन यहाँ मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट भी तो कर रहे थे, चेतना बोली। हाँ, पर अफसोस कि उनका प्रसारण भी उस वक्त किन्हीं तकनीकी खराबियों के कारण बंद था। ओह, बंधक नंबर 2 को, कपिल सक्सेना को भीतर बाहर कई लोगों ने देखा था। उन लोगों में आप भी शामिल हैं और फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाले को बाहर कई लोगों ने देखा था। आप वो तस्वीरें तैयार होने तक रुकिए। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आपको घर छोड़ाएगी। उसकी जरूरत नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ मोटरसाइकिल पर आई हूँ। ठीक है फिर। 2 घंटे निर्विघ्न गुजरे। उस घड़ी डेक पर असलम की जगह जाके ले चुका था और वो व्हील हाउस को जाती
लोहे की सीढ़ी के बाजू में बरसाती ओढ़े बारिश का मुकाबला करता उस वाहियात ड्यूटी को मनी मन कोसता खड़ा था। जगमोहन, चौधरी और मुक्ता ट्रक की ड्राइविंग केबिन में मौजूद थे। आधा घंटा पहले इब्राहिम शेख ने उन्हें कॉफी की पेशकश की थी, जो कि जगमोहन ने ठुकरा दी थी। वो जानता था शेख उन्हें कॉफी क्यों पिलाना चाहता था। कॉफी में बेहोशी की दवा होती और वो तीनों केबिन में ही लुढ़के पड़े होते। फिर उनके जिस्म समुद्र में होते और मछलियों का भोजन बन रहे होते। वैसी ही पेशकश ब्रांडी की हुई तो वो भी ठुकरा दी गई। कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। चौधरी चिंतित भाव से बोला। उसकी मजबूरी है, जगमोहन बोला। ऐन उसकी नाक के नीचे 50 करोड़ का माल मौजूद है। कैसे वो उसके सपने लेना छोड़ सकता है? कभी तो आ जाएगा। उम्मीद नहीं, देख लेना। अपनी आखिरी करो या मरो जैसी कोशिश तो वो तब करेगा जबकि हम मंजिल के करीब पहुंचने वाले होंगे। तब सारी रात जागते रहने की थकावट हम पर हावी होगी। कोई बड़ा कदम वो तभी उठाएगा। इसलिए उस घड़ी पूरी तरह से चौकस रहने के लिए हम में से एक को रेस्ट करना चाहिए। बैठे बैठे जो रेस्ट हो सकता है वो हम कर ही रहे हैं। ट्रक के पिछवाड़े में बहुत जगह होगी, वहां जाके सोए रहो। मैं तुम्हें 3 बजे जगा दूंगा। नहीं, हम यहीं बैठेंगे। वजह? ट्रक खोलना उनके लालच की आग में घी डालने जैसा होगा। वो समझेंगे कि उनका बड़ा काम तो हमने कर दिया। फिर वो सब के सब मिलकर कोई आत्मघाती हरकत कर सकते हैं। उनकी मजाल नहीं हो सकती। तुम नौजवान हो, लालच की ताकत को नहीं समझते हो। लालच चूहे को शेर बना देता है। वो ठीक कह रहा था। जगमोहन ने मनी मन कबूल किया। वो भी तो लालच के ही हवाले था। भले ही कहने को उसने उसे जरूरत का नाम दिया था, जबकि उसने अमेरिकी डिप्लोमेट सिडनी फोस्टर के अपहरण के कथित असंभव काम में शिरकत की थी और कामयाब होके दिखाया था। मेरे को टॉयलेट जाने का है। जगमोहन ने हड़बड़ाकर सिर उठाया। क्या? वो बोला। टॉयलेट। मुक्ता पश्चिमान लहजे से बोली। टॉयलेट जाने का है। मितली आ रही है। इसे सी सिकनेस ने पकड़ लिया जान पड़ता है। चौधरी चिंतित भाव से बोला। अगर उल्टी करनी है, जगमोहन बोला, तो ट्रक से बाहर गर्दन निकालो और डेक पर कर लो। और भी बहुत कुछ हो रहा है। टॉयलेट ही जाना होगा। मैं इंतजाम करता हूँ। जगमोहन ने रेडियो फोन उठाया और व्हील हाउस में इब्राहिम शेख से संपर्क किया। क्या है? शेख की आवाज आई। लड़की ने टॉयलेट जाना है, जगमोहन बोला। जाए? किसने रोका है? मैं उसके साथ जाऊंगा। कोई फायदा नहीं होगा। तुमने देखा ही था कि वो टॉयलेट बहुत छोटा है। चाहो तो मेरे केबिन में। बकवास मत करो। डेक पर जो तुम्हारा आदमी इस वक्त मौजूद है, उसका क्या नाम है? जाकिर। मैं उसे साथ लेके जाऊंगा ताकि पीछे मेरे साथी को ट्रक में अकेला जानकर तुम जोश न खा जाओ। आई बात समझ में? आई। ठीक है। गन हाथ में लिए जगमोहन ट्रक से नीचे उतरा और डेक पर चलता जाकिर के करीब पहुंचा। लड़की को टॉयलेट जाने का है, वो बोला। तू पहले मेरे साथ चलेगा। मुझे कैप्टन को बोलना होगा, जाकिर बोला। उसको मालूम है, ये भी मालूम है कि मैं क्यों तुझे साथ ले जा रहा हूँ। हिल। जाकिर हिला। उसने आगे बढ़कर गैंगवे का दरवाजा खोला और संकरे गलियारे में कदम रखा। जगमोहन ने तब तक ट्रक से नीचे उतर आई मुग्धा को इशारा किया। फिर वो जाकिर को गन से कवर किए टॉयलेट के दरवाजे से थोड़ा परे पहुंचा और फिर वहां ठिठक गया। मुग्धा करीब पहुंची और टॉयलेट का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो गई। 5 मिनट उसने भीतर लगाए। उस दौरान जगमोहन की गन जाकिर पर तनी रही और उसकी निगाह एक क्षण को भी उस पर से न हटी। फिर मुग्धा बाहर निकली। पहले तू चल। जगमोहन उसे रुके रहने का इशारा करता जाकिर से बोला। भारी कदमों से चलता जाकिर आगे बढ़ा और डेक पर वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच गया। उसके बाद जगमोहन मुग्धा के साथ वापस ट्रक में पहुंचा। अब कैसा लग रहा है? चौधरी ने भतीजी से पूछा। ठीक, मुग्धा बोली। मौसम तो तबाही का आलम पेश कर रहा है। मौसम इससे ज्यादा खराब नहीं होने वाला, जगमोहन बोला। अब आगे आगे ठीक ही होगा। नहीं भी होगा तो अब तक झेल लिया तो आगे भी झेल लेंगे। एक बात बताओ। पूछो। तुम्हें यकीन है कि कैप्टन के पास से बरामद हुई गन के अलावा यहाँ स्टीमर पर और कोई हथियार नहीं होगा?
नहीं, इन्होंने और हथियार कब्जाए और एकाएक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम बख्तरबंद गाड़ी में हैं। उनको ये बात मालूम होगी? नहीं मालूम होगी तो पहली गोली चलाते ही मालूम पड़ जाएगी। वार्तालाप आगे न बढ़ा। खामोशी में आधी रात गुजरी। उसके बाद डेक पर ड्यूटी देने के लिए फिर असलम पहुंच गया। जाकिर की जगह बरसाती ओढ़े अब फिर वो खड़ा था। तब तक मौसम के मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। तेज हवाएं चल रही थी। समुद्र उफन रहा था। स्टीमर डोलता हुआ आगे बढ़ रहा था। बारिश हो रही थी। अलबत्ता कभी धीमी हो जाती थी, कभी तेज हो जाती थी, तो कभी और तेज हो जाती थी। एकाएक जगमोहन ने ट्रक का अपनी ओर का दरवाजा खोला। चौधरी की भवें उठी। जगमोहन ने अपनी कन की उंगली उठाई। चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। जगमोहन ट्रक से नीचे उतरकर उसकी ओट में पहुंचा और लघु शंका से निर्वित होने लगा। डेक पर खुला बरसाती पानी बह रहा था। क्या फर्क पड़ता था? वो बात चौधरी को भी जची कि लड़की की तरह उनका टॉयलेट में ही जाना जरूरी नहीं था। जगमोहन वापस भीतर आ सवार हुआ तो वही हरकत ट्रक से उतरकर चौधरी ने भी की। व्हील हाउस की खिड़की पर खड़ा शेख गौर से वो तमाम नजारा कर रहा था। एकाएक उसने जोर से चुटकी बजाई और खुशी से झूमता बोला, अल्लाह, अब हमारी तुरुप चाल चलेगी। क्या हुआ बॉस? व्हील पर मौजूद जाकिर उत्सुक भाव से बोला, अभी नहीं हुआ, होगा। व्हील मैं संभालता हूँ। तू नीचे असलम के पास पहुंच, जाके उसकी जगह ले और उसे ऊपर भेज। लेकिन अभी तो बहस न कर, कहना मान, फौरन जा। वो चला गया। 2 मिनट बाद असलम व्हील हाउस में पहुंच गया। क्या बात है? असलम बोला, अभी तो मुझे नीचे आधा घंटा ही गुजरा था। छोड़ वो किस्सा और गौर से मेरी बात सुन। मेरे को लगता है कि हमारी पेश चलने वाली है। कैसे? उस लड़की को सी सिकनेस की वजह से या किसी भी वजह से दोबारा टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ के रहेगी। खाली बैठे बैठे हाजत वैसे भी ज्यादा लगती है। उन दोनों मर्दों को तो सी सिकनेस हुई भी नहीं, फिर भी ट्रक के पहलू में ही धार मार रहे थे। तो क्या हुआ? वो लड़की जब टॉयलेट गई थी तो मोहन बाबू ने जाकिर पर गन तान कर रखी थी और वो जाकिर को तब तक यूं ही कवर किए रहा था जब तक कि लड़की सेफ वापस ट्रक में नहीं पहुंच गई थी। ठीक? हाँ, लड़की टॉयलेट में अकेली गई थी। और कैसे जाती? उसके दोबारा जाने की नौबत आने से पहले हम में से कोई गन हाथ में लेकर टॉयलेट में छुपा हो तो सोच आगे क्या होगा। वो लड़की उसके कब्जे में होगी। असलम उत्तेजित भाव से बोला। फिर जब वो लड़की की खोपड़ी से गन की नाल सटाई बाहर निकलेगा तो वो बड़ा 30 मार खा अल्लाह मारा मोहन बाबू क्या करेगा? उसका जोड़ीदार क्या करेगा? वो दोनों लड़की को शहीद हो जाने देंगे? नहीं, नहीं, तो फिर जो आगे होगा वो बताने की जरूरत है? नहीं। मैंने गलत बोला कि हमारी पेश चलने वाली है? नहीं। प्रत्याशा से उतावला होता असलम बोला, तो मैं पहुंचू टॉयलेट में? तू नहीं, तू नहीं, तूने वापस डेक पर पहुंचना है। ऐसा न हुआ तो वो शक करेंगे। तू इंजन रूम में जा और इस काम के लिए अख्तर को तैयार कर और अयूब को समझा कि कुछ अरसा उसने इंजन को अकेले संभालना है। अख्तर अपनी गन निकाले और जाकर टॉयलेट में छुप के बैठे। और मैं क्या बोला? कितनी देर? कितनी देर क्या मतलब? तब तक जब तक मतलब हल ना हो जाए। अब जा। आखिरकार आर्टिस्ट के लंबे अनथक परिश्रम के बाद, कई स्केच बनाने मिटाने के बाद तीनों लुटेरों की ऐसी कंपोजिट पिक्चर्स तैयार हुई जिन पर अधिकतर उन लोगों की सहमति हुई जिन्होंने उनकी सूरतों की तरफ तवज्जो दी थी। बंधक नंबर 2 यानी कि कथित कपिल सक्सेना का स्केच तैयार करने में आर्टिस्ट की सबसे ज्यादा मदद बेनीवाल ने की। क्यों न करता, आखिर उसकी मोटी रकम की रिकवरी का सवाल था। फिर तमाशबीनों में स्केच दिखाकर पूछताछ का सिलसिला इस उम्मीद के साथ शुरू हुआ कि शायद कोई उन्हें लोकल बाशिंदों के तौर पर पहचान पाता, लेकिन ऐसा न हो सका। अलबत्ता ये कहना मुहाल था कि वो लोग लोकल नहीं थे या उनके स्केच एक्यूरेट नहीं बने थे। लुटेरों के सरगने के सांता क्लोज बने शख्स के स्केच को लेकर पुलिस वालों में एक नई बहस छिड़ी कि क्या उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ नकली हो सकती थी। खुद एसपी का, जिसने कि उससे काफी देर बात की थी,
विचार था कि दाढ़ी मूछ नकली नहीं थी। जिस शख्स को मालूम था कि बंधक बनकर बैंक से निकलने के बाद निश्चित रूप से जिसका आमना सामना पुलिस के अफसरान से होना था, वो नकली दाढ़ी मूछ इस्तेमाल में लाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर जो नतीजा वो बाद में नकली दाढ़ी मूछ को तिलांजलि देकर हासिल कर सकता था, वो दाढ़ी मूछ मूंड कर भी हासिल कर सकता था। इस संभावना से एसपी को नया ख्याल आया। हमें शख्स के स्केच को कंप्यूटर पर स्कैन करके इसकी दाढ़ी मूछ और चश्मा इरेज कराना होगा और एक नया क्लीन शेव प्रिंट निकलवाना होगा। ये स्केच हम प्रेस को रिलीज करेंगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। आखिरकार तो करेंगे, अभी तो हमारा होमवर्क ही मुकम्मल नहीं है। बैंक में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, उसके बाद तो यहाँ हमारा कोई काम नहीं। इत्तेफाक से कल बैंक की छुट्टी है, इसलिए अपनी पड़ताल के लिए हमें खुला वक्त हासिल है। हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। हाँ, यही चाहता हूँ मैं। 1:30 के करीब मुग्धा बेचैनी से पहलू बदलने लगी। जगमोहन ने प्रश्न सूचक भाव से उसकी तरफ देखा। टॉयलेट, वो संकोच से बोली। अभी? जगमोहन ने इब्राहिम शेख को रेडियो फोन खड़काया। दूसरी तरफ से उत्तर मिला तो वो बोला, लड़की को फिर टॉयलेट जाना है। अल्लाह, खुशी से झूमता शेख मन ही मन बोला। आखिर आई वो घड़ी। सिलसिला वैसे ही चलेगा जैसे पिछली बार चला था। ठीक है। उसने फोन ऑफ करके मेज पर फेंका, 4 टेबल के दराज में छुपा कर रखी दोनों गन निकाली और एक आगे जाकिर को थमा दी। व्हील को एक पोजीशन पर लॉक कर दे, वो बोला। इस मौसम में? जाकिर सक पकाया। थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, इतने में कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे अहमक, तेरा फारिग होना जरूरी है। ठीक है। बापू बजरंगी अच्छी शक्ल सूरत वाला इकहरे बदन का नौजवान था। क्लीन शेव था, शाहरुख जैसे बाल रखता था और जब अच्छे फैशनेबल कपड़े पहने हो और मुंह न खोले तो कोई नहीं कह सकता था कि टपोरी था। होटल सी व्यू की पहली मंजिल पर स्थित झनकार नाम के डिस्को में वो बहुत औकात बनाकर आया था। उसके साथ एक खूब सजी धजी लड़की थी जो कि असल में बाई थी और उसने कैनेडी ब्रिज के इलाके से पकड़ी थी, क्योंकि झनकार में अकेले शख्स के दाखिले पर पाबंदी थी। जिस मकसद से वो वहां पहुंचा था वो रात के 1:30 बजे पूरा हुआ, जबकि डिस्को में मैरी क्रिसमस की बधाइयों का लेन देन चलते 1.5 घंटा हो चुका था और लोगों को चेताया जा रहा था कि डिस्को 2 बजे हर हाल में बंद हो जाने वाला था। पवन डांगले उसे डिस्को के प्रवेश द्वार पर वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स के इंचार्ज से बतियाता मिला। तू जाके गाड़ी में बैठ, वो साथ की लड़की से बोला। 2 बजे तक मैं वहां न पहुंचूं तो गाड़ी लेके चली जाना। लड़की ने सहमति में सिर हिलाया और एड़ियां ठकठकाती वहां से चली गई। बापू बजरंगी पवन डांगले के करीब पहुंचा और हौले से खांसा। डांगले ने घूमकर उसकी तरफ देखा। क्रिसमस मुबारक बाप, बजरंगी दांत निकालता बोला। आपको भी, आपको भी। उसने गौर से बजरंगी की तरफ देखा। आप मुझे जानते हैं? हाँ, तुम इधर सिक्योरिटी का बॉस पवन डांगले है और टॉप बॉस तिलक मारवाड़े के अंडर में चलता है। मैं तो तुम्हें नहीं जानता। अब जान जाओगे। अच्छा, हाँ, मेरे को 2 मिनट तुमसे बात करने का है। इत्तेफाक से यहाँ दिखाई दे गया इसलिए। अरे भीड़ू, आइश तेरी फिराक में। उसके लहजे में एकाएक आई तब्दीली से डांगली का माथा ठनका, पर उसने मन के भाव चेहरे पर न आने दिए। क्या बात करना चाहते हो? वो बोला। बोलेगा ना, किधर प्राइवेट में चले तो? फिर भी बहुत खास बात है। किसके लिए? दोनों के लिए। करो। प्राइवेट में बोला ना। आओ। डिस्को के भीतर ऑफिस के बाजू में एक छोटा सा क्यूबिकल था, जिसमें एक छोटी सी टेबल के आर पार 2 जने ही बैठ सकते थे। दोनों वहां जाकर बैठे। डांगले के दरवाजा बंद करते ही डिस्को की आवाजें वहां आनी बंद हो गई। बोलो, डांगले बोला। बाप, मैं बहुत हौसला करके इधर तेरे सामने बैठेला है। बजरंगी बोला। तू चाहे तो इधर मजे से मेरे को ठोक सकता है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मैं दुश्मन के पाले का भिड़ू है। कौन दुश्मन? भाई। तुम्हें इधर भाई ने भेजा? इनायत दफेदार ने भेजा, जो कि भाई का खास है। क्यों भेजा? मदद मांगता है। किस काम में?
इधर की सिक्योरिटी कमजोर बनाने के काम में। पागल हुए हो? अव्वल तो ये काम हो नहीं सकता, फिर भी हो सकता है तो इसे सिर्फ तिलक मारवाड़ी कर सकता है, जो कि तुम्हें मालूम है, अभी खुद ही बोला, टॉप बॉस है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। वो गायब है तो क्या हुआ? नमूदार हो जाएगा। क्या बोला बाप? आ जाएगा। अभी मैं बोले कि नहीं आएगा तो? डांगले ने घूर कर उसे देखा। 1 मिनट फर्ज कर बाप, खाली फर्ज कर कि उसकी वापसी नामुमकिन। क्यों भला? होगी कोई वजह। मैं फर्ज करने को बोला ना। क्या? ठीक है। फिर तो इधर उसकी जगह कौन लेगा? तू ही ना, क्योंकि तू उसके अंडर में चलता है और उसके बाद तेरा ही नंबर है। मैं उसकी जगह लूंगा तो ये काम टेम्परेरी होगा। होटल का मैनेजमेंट तिलक मारवाड़ी की जगह किसी और को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। बाप, वो भीड़ू तू भी तो हो सकता है। मैं हो सकता हूँ? जब तक कोई नवा बिग बॉस तेरे ऊपर में बैठने को नहीं आ जाता, तब तक तो हो ही सकता है ना? हाँ, तब तक तो हो ही सकता हूँ। नवा चीफ बाहर से आए, जल्दी से जल्दी आए तो भी टाइम तो लगेगा ना? हाँ। क्यों? क्योंकि पोस्ट निकाली जाएगी, इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, फिर किसी एक को चुना जाएगा, उसके नाम अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। वो हो सकता है ज्वाइन करने के लिए टाइम मांगे। बरोबर, बरोबर। ऐसे कम से कम भी होगा तो कितना टाइम खोटी होगा? 2 हफ्ते। तो बोले तो अपने बॉस की जगह लेने के वास्ते तेरे को चुना जाए या न चुना जाए, 2 हफ्ते तक तो तू ही चीफ। हाँ, बढ़िया। अभी ये काबू में कर। बजरंगी ने खाकी कागज में लिपटा और खाकी टेप से कसा एक बंडल उसके सामने रखा। ये क्या है? डांगले बोला। 10 पेटी। बोले तो 10 लाख रुपया। क्या? बोनी, आगे जो तू बोले। एक खोखा तो दफेदार ने पक्की किया। 1 करोड़? तेरे को 2 खोखा मांगता है, 3 खोखा मांगता है, तो मुंह से बोल। करना क्या होगा? वही जो तेरे बॉस को करना मंजूर ना हुआ। वो वो तुम लोगों के कब्जे में है। थोड़ा टाइम वास्ते था, अभी आजाद है, हवा का माफिक, कोई थाम नहीं सकता। तुमने कैसे सोच लिया कि जो काम मारवाड़े को करना ना कबूल था वो मुझे कबूल होगा? बोले तो वो अक्खा इडियट, ढीठ, मगज में जाला। तू भी ऐसी है? नहीं, दफेदार यही बोला। काम क्या है? बोला तो सिक्योरिटी को कमजोर बनाने को बोला। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये छुपने वाला काम नहीं। मेरे को कबूल तेरी बात, पर थोड़ा झोल तो दे सकता है। कभी थोड़ी देर का वास्ते कहीं लोचा तो पैदा कर सकता है। अगर मारवाड़ी सिर पर न हो तो वो तो कर सकता हूँ। वो नहीं होगा, मैं गारंटी करता है। क्या लोचा? क्या झोल? इधर मटन चिकन फिश का रोजाना सप्लाई है, जो प्लास्टिक के बक्सों में होती है। ठीक? हाँ। वो सप्लाई सुबह 9 बजे से पहले आती है। हाँ। किधर? पिछले कंपाउंड में। वहाँ सप्लायर का ट्रक आता है और वहीं क्रेट उतारता है। ट्रक भीतर नहीं जाता? नहीं, सख्त हुक्म है जिसके मुताबिक सप्लाई का हर माल पिछले कंपाउंड में उतारा जाता है, जिसे हमारा सिक्योरिटी स्टाफ चेक करता है और फिर किचन का स्टाफ उसे भीतर पहुंचाता है। बढ़िया। भाई को लोचा ये मांगता है कि परसों जो सप्लाई इधर पहुंचे उसको चेक ना किया जाए। ऐसा कैसे होगा? बाप, तू करेगा तो होगा ना। मारवाड़ी गायब, उसकी वजह से तुम लोग खबरदार। इस वास्ते सिक्योरिटी के चीफ का, जो कि मारवाड़ी की गैर हाजिरी में तू होगा। बाप, फुल चौकसी फर्ज। इस वास्ते वो सप्लाई तो खुद चेक करेगा। क्या वांदा है? डांगले ने कुछ क्षण सोचा। कोई वांदा नहीं। फिर वो बोला, बढ़िया। जब वो सप्लाई भीतर पहुंच जाए तो बोलने का है, फिश खराब, बास मारता है, सब वापस जाएगा। इसलिए कोई किसी क्रेट को खोलने का नहीं है। नहीं चलेगा? काहे? फिश खराब हो तो इस बाबत तभी पता चलना चाहिए जबकि क्रेट बाहर कंपाउंड में चेक किए जा रहे हों। खराब फिश के क्रेट भीतर नहीं पहुंच सकते। ओह, तो क्या बोलने का है? बाद में शेफ के बताए पता चला कि सप्लाई गलत थी। शनिवार इतवार को सालमन आती है, हैडॉक आ गई थी, इसलिए लौटाना जरूरी। बढ़िया बाप, रुक्के पर लिख के दे।
क्या? फिश के जो नाम तू अभी बोला, मैं तो कभी ये नाम सुना नहीं। फॉरेन की फिश है, इंग्लैंड से आती है, लिख के दे। डांगली ने कागज के एक पुर्जे पर कलम घसीटी और पुर्जा उसे सौंपा। क्रेटों में असल में क्या होगा? फिर वो उत्सुक भाव से बोला। फिश होगी। अरे भाई, उसके नीचे क्या होगा? देखना, अभी मालूम पड़ जाएगा। तो नाहक सोच सोच के हलकान होएगा। इन चीजों के लिए हमारा रेगुलर सप्लायर है। वो इधर के सारे बड़े होटलों को ये चीजें सप्लाई करता है। मुझे उम्मीद नहीं कि वो तुम लोगों को अपनी सप्लाई में हेर फेर करने देगा। भाई को भी नहीं। तो उसका डायरेक्ट दहिशर से आता है। परसों जब इधर के लिए चलेगा तो किधर और ही पहुंच जाएगा, और उसकी जगह तुम लोगों का वैसा ही ट्रक इधर होगा। बरोबर। बाद में जब असली ट्रक भी पहुंच गया तो पोल नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी। ट्रक इधर नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा तो इधर डिलीवरी लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि डिलीवरी तो पहले ही पहुंचेला था। डांगली मुंह पाए उसे देखने लगा। तो फिकर नक्को कर बाप, सब एन फिट होगा। तेरे को खाली इतना करने का है कि फिश के क्रेट खुद चेक करने का है, और बाद में ये पक्की करने का है कि उन क्रेटों को कोई छेड़े नहीं, कोई खोले नहीं। आखिर कौन खोलेगा? वापस तो वो जाने नहीं होंगे। कंपनी का आदमी आके खोलेगा, ये तस्दीक करने के वास्ते कि सप्लाई गलत था। भीतर जो सामान होगा उसका जो करना होगा वो ही करेगा। सामान होगा क्या? खुद देखना। तेरे को चौकस राय दिया मैं। अभी मालूम पड़ जाएगा तो सोच सोच के हलकान होएगा। सोच तो मेरे को रहा है कि क्या होगा, लेकिन छोड़ो, मैं जिद नहीं करता जानने की। बढ़िया। अब जरा रोकड़े की बात हो जाए। बरोबर, वांदा नहीं। एक खोखा कबूल? डांगली ने इनकार में सिर हिलाया। 2 मांगता है? नहीं। तो ड्रम 10 करोड़? माथा फिरेला है। जोखम का काम है। बाद में बहुत लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि सब मैंने सेट किया। कोई बचेगा तो सवाल करेगा ना। कोई ना कोई तो जरूर बचेगा, और कोई बचे ना बचे, मैं तो बचूंगा। फिर मेरे से सवाल नहीं होगा कि मैं कैसे बच गया। वो सवाल रकम की घट बढ़ से कैसे टलेगा? पैसे में बड़ी ताकत होती है। जब मेरे पास 10 करोड़ रुपया होगा तो मैं बहुत कुछ टाल लूंगा, बहुत कुछ झेल लूंगा। भाई नहीं मानेगा। बात करो उससे। कैसे करेगा? वो दुबई में है। जो इधर है उससे बात करो। किससे? दफेदार से। फैसला तो भाई ने करना है। शायद दफेदार ने करना हो, या शायद तुम्हें ने करना हो। मैं किया ना। डिरम 10 खोका जास्ती। डांगली ने लापरवाही से कंधे उचकाए। लालच न कर बाप, कोई बीच का फैसला कर। तुम बोलो। 3। अरे 3 तक तो तुम्हारी खुद की ही ऑफर थी। 4, 8, 5, 7, 5, 6, 5 फाइनल, 2.5 एडवांस। कबूल। बाकी काम हो जाने के फौरन बाद। कबूल। फिर कभी इधर नहीं आने का है। तो एडवांस कैसे? दोपहर को मेरे को डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अराइवल लाउंज में मिलना। बरोबर। कोई बात करने का हो तो होटल के जनरल नंबर्स में से किसी पर भी फोन लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़िया, अभी जाता है। डांगली ने सहमति में सिर हिलाया। अख्तर शॉवर के प्लास्टिक के मोटे पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, जबकि मुग्धा ने टॉयलेट में कदम रखा। वो सावधान हो गया और सांस रोके प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद फ्लश चलने की आवाज आई। उसने सावधानी से पर्दे के सिरे से पार झांका। वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी हाथ धो रही थी। छलांग मारकर वो उसके पीछे पहुंचा। बिजली की फुर्ती से उसने उसकी एक बाह पकड़कर पीठ पीछे मरोड़ दी। गन की नाल उसकी गर्दन में खुबोई और सांप की तरह उसके कान में फुफकारा। खबरदार, आवाज ना निकले। मुग्धा के नेत्र फट पड़े। हे भगवान, ये कहां से टपका? दरवाजा खोल, अख्तर ने हुक्म दिया। मुग्धा ने आदेश का पालन किया। साथ ही चिल्लाई, मोहन बाबू सावधान। ठहर जा साली। उसने मुग्धा को अपने सामने धकेला और उसकी बाह छोड़ दी, लेकिन गन तब भी मजबूती से उसकी गर्दन के साथ सटी रही। अपनी गन असलम को दे। अख्तर हिंसक भाव से जगमोहन से बोला। नहीं नहीं, मुग्धा बोली। गोली चलाओ, दोनों को शूट कर दो, मेरी परवाह न करो।
पहले लड़की का मगज बाहर होगा, अख्तर बोला। अल्लाह कसम, फोड़ दूंगा। ऐसा न करना, नए हालात के सदमे से उबरता जगमोहन बोला। तो गन असलम को दे। देता हूं। उसने गन असलम को सौंपी। गन हाथ में आते ही असलम की बाँछें खिल उठी। उसने पीछे हटकर इंजन रूम के दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी जगह वापस लौट आया। गन हाथ में थामे अयूब चौखट पर प्रकट हुआ। मैं आ गया बिरादरान, अयूब बोला। केवल एक क्षण के लिए अख्तर की तवज्जो मुग्धा पर से हटी और अयूब की तरफ गई। उतने में ही मुग्धा ने नीचे को झुकाई थी। बिजली की फुर्ती से जीन्स की बेल्ट से अपनी गन खींची और उसे अख्तर के पेट में सटाकर 2 बार ट्रिगर खींचा। जगमोहन नीचे को झुका। उसने यूं जाहिर किया कि गोली उस पर चली थी और रिफ्लेक्स एक्शन में उसने ऐसा किया था और अपने दाएं टखने के साथ बंधे होल्स्टर में से 22 कैलिबर की खिलौना सी पिस्तौल खींची और फायर किया। गोली असलम के कंधे में लगी। उसने फिर ट्रिगर खींचा। तब तक असलम हरकत में आ चुका था, इसलिए दूसरी गोली उसके कान को हवा देती गुजर गई। इंजन रूम के दरवाजे पर से अयूब ने फायर किया। असलम की बदकिस्मती कि उसका हरकत में आया जिस्म अयूब की चलाई गोली के रास्ते में आ गया और जो गोली जगमोहन को लगनी थी वो उसकी गर्दन में धंस गई। जगमोहन ने अयूब पर गोली चलाई, जो कि सिर्फ उसका कंधा ही छील पाई। तत्काल वो पीछे हटा और दरवाजे पर से गायब हो गया। जगमोहन ने पिस्तौल वापस टखने से बंधे होल्स्टर में पहुंचाई और असलम के हाथ से छिटक कर गिरी अपनी गन वापस उठा ली। तुम ठीक हो? फिर वो बोला। हाँ। मुग्धा नर्वस भाव से हंसी। बिल्कुल। बहुत दिलेरी दिखाई, बहुत बड़ा रिस्क लिया। ये सोच के लिया कि वैसे भी तो इन लोगों ने मार ही डालना था। ठीक। जगमोहन ने दोनों हतप्राण अभागों की गन भी उठा ली। चलो। गलियारा पार करके दोनों वहां से निकले और गैंगवे पर पहुंचे। क्या हुआ? उस पर निगाह पड़ते ही चौधरी व्यग्र भाव में बोला। खास कुछ नहीं, जगमोहन बोला। उन लोगों ने एक बड़ी चाल चली, लेकिन नाकाम रही। ओह, हम ट्रक की तरफ आ रहे हैं, हमें कवर करके रखना। ठीक, तुम मेरे पीछे रहना, वो मुग्धा से बोला। मुग्धा ने सहमति में सिर हिलाया। जगमोहन आगे बढ़ा तो उसने उसके पीछे ओट ले ली। जगमोहन व्हील हाउस पर निगाह रखे आगे बढ़ा। उसे उधर खिड़की के पीछे हरकत का आभास हुआ तो उसने वार्निंग के तौर पर हवा में 2 गोलियां दाग दी। फिर वो निर्विघ्न ट्रक तक पहुंच गए। क्या हुआ? चौधरी व्यग्र भाव से बोला। वही जिसका अंदेशा था। साले सब के सब हथियार छुपाए बैठे थे, घात लगाने में कामयाब भी हो ही गए थे। तुम्हारी भतीजी की दिलेरी और होशियारी की वजह से पासा पलटते पलटते बचा। अयूब संकरे गलियारे में पहुंचा, जहां की फर्श पर असलम और अख्तर औंधे मुंह लुढ़के पड़े थे। गलियारे के परले सिरे पर पहुंचकर वो डेक पर इंच इंच रेंगता आगे बढ़ा और यूं आखिरकार व्हील हाउस के नीचे पहुंचा, जो उसके पृष्ठ भाग में जाकर खड़ा हुआ और उधर की रेलिंग में कमंड डालकर, जिसे कि वो साथ लेकर आया था, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा और यूं आखिरकार व्हील हाउस में अपने बॉस के पास पहुंचा। वहां रोशनी में उसने देखा कि उसके कंधे पर से उसकी चमड़े की जैकेट उधर गई थी और खाल छिल गई थी। उसने जैकेट उतारकर एक ओर डाली और रुमाल निकालकर कंधे से लपेटा। क्या हुआ? इब्राहिम शेख व्यग्र भाव से बोला। कैसे हुआ? वो साली छोकरी भी हथियारबंद थी। अयूब हाँफता हुआ बोला। अख्तर को ख्याल करना चाहिए था, उसी ने बाजी पलट दी। अख्तर को उसने शूट कर दिया। असलम को मोहन बाबू की चलाई एक गोली लगी, लेकिन जान उसकी मेरी गोली से गई, जो मैंने मोहन बाबू पर चलाई थी। लेकिन ऐन वक्त पर वो बीच में आ गया। पक्का है दोनों मर गए? हाँ बॉस, अब क्या होगा? क्या पता क्या होगा, लेकिन कुछ न कुछ होगा जरूर। क्या? छोड़ूंगा मैं भी नहीं सालों को। क्या करोगे? अभी देखना। उसने व्हील हाउस की बत्तियां बुझा दी और डेक की ओर की खिड़की पर पहुंचा। उसने सावधानी से बाहर झांका। उस घड़ी दोनों मर्द ट्रक से बाहर थे और उसके खुले अगले दरवाजों की ओट में थे। वो ओट उनके धड़ों को तो हासिल थी, लेकिन उनकी टांगे घुटनों तक दरवाजों के नीचे से दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगा, अगर वो सावधानी से निशाना लगाता और वो उन दोनों की टांगों को हिट करने में भी कामयाब हो जाता,
तो आगे की गन बैटल बराबर की न रहती। पैरों पर खड़े होने से लाचार 2 अपाहिज और एक लड़की उन 3 जनों का मुकाबला न कर पाते। दोनों इधर आओ, वो बोला। अयूब और जाकिर खिड़की पर उसके करीब पहुंचे। वो दोनों किसी वजह से ट्रक से बाहर हैं, शेख बोला। वो ट्रक के दरवाजों की ओट में हैं, लेकिन उनकी टांगें दिखाई दे रही हैं। मैं क्या बोला? टांगें दिखाई दे रही हैं, दोनों बोले। हम तीनों ने उनकी टांगों को निशाना बनाकर गोलियां चलानी है। मुझे गारंटी है, यूं चली इतनी गोलियों में से कुछ उनको जरूर लगेंगी। तैयार? उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन नतीजा वो न निकला जिसकी शेख को अपेक्षा थी। व्हील हाउस से पहला राउंड चलते ही दूसरी तरफ से भी गोलियों की बाढ़ आई और व्हील हाउस की शीशे की खिड़कियों के परखच्चे उड़ाने लगी। शेख और अयूब तो तत्काल फर्श पर छाती के बल लेट गए, लेकिन जाकिर वैसी फुर्ती न दिखा सका। गोलियों की बौछार उसके जिस्म से टकराई। फिर सन्नाटा छा गया। फिर रेडियो फोन खड़खड़ाया। शेख ने फोन उठाकर स्विच ऑन किया। क्या हाल है? उसे मोहन बाबू की आवाज सुनाई थी। बढ़िया हाल है। शेख अपने स्वर को भरसक संतुलित रखता बोला। तुम लोगों से बेहतर हाल है। यानी कि सब सलामत हो? तुम्हारी बदकिस्मती से। अब बाज आओगे या नहीं? बाज तुमने आना है, कमबख्त मारो। अच्छा, हाँ, हमें तुम्हारी नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत है। हम 3 जने शहीद हो गए तो इस तूफानी मौसम में तुम में से किसी का पाप स्टीमर नहीं संभाल सकेगा, ये डूब के रहेगा। तो क्या करें? खुद सोचो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना सोचते वक्त। कौन सी बात? यहाँ खिड़कियों के शीशे ही टूटे हैं और कुछ नहीं हुआ। हमने सिर्फ इतनी एहतियात बरतनी है कि खिड़कियों के पास नहीं फटकना। लिहाजा फासले से तुम हमें निशाना नहीं बना पाओगे और करीब फटकने की तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती। ट्रक की ओर छोड़ के जो कोई भी इधर का रुख करेगा, डेक पर मरा पड़ा होगा। तो फिर खुद सोचो। तुम्हारा जोड़ीदार मुझे धमकाता था कि अगर मैंने रूट बदला तो हमारी खैर नहीं। अब उससे पता कर लेना कि कैसे वो मुझे रूट बदलने से रोकेगा। तुम्हारा रूट बदलने का इरादा है? हो सकता है। ठंडे दिमाग से सोचना इस बाबत और फिर बात करना। उसने फोन बंद कर दिया। क्या कहता है? चौधरी ने सशंक भाव में पूछा। जगमोहन ने बताया। ओह, सुनकर चौधरी के मुंह से निकला। पिटाई उन लोगों की हुई है, चाल उनकी पिटी है, जगमोहन बोला। लेकिन फिर भी हालात ऐसे बन गए हैं कि अपर हैंड उनका है। हम उनको काबू में नहीं कर सकते। वो ठीक कहता है कि हम व्हील हाउस के पास भी नहीं फटक सकते। ट्रक की ओट में से डेक पर खुले में निकलकर हम सीढ़ियों की तरफ कदम भी बढ़ाएंगे तो गोली खा जाएंगे। उनके साथ भी तो ऐसा ही है। उनकी भी तो डेक पर कदम रखने की मजाल नहीं हो सकती। दुरुस्त, अपनी अपनी जगह हम भी सेफ हैं, वो भी सेफ हैं। लेकिन स्टीमर पर कंट्रोल हमारा नहीं, उनका है। वो लोग सच में ही इसे कहीं का कहीं ले जा सकते हैं। वो ऐसा करेंगे? क्या मालूम। तुम अपने कंपास पर निगाह रखो, ताकि वो ऐसा करें तो कम से कम मालूम तो पड़ जाए। ठीक। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।